गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का आज के क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। और आज हम कुछ अलग एक नया टॉपिक जो ग्रामर का टॉपिक है वो टॉपिक है विराम चिन्हे। आपण मराठीत त्यांना विराम चिन्हे आणि इंग्रजीमध्ये पंक्च्युएशन मार्क्स हां ऐसा बोलते। तर विराम चिन्हे मतलब क्या? तर विराम म्हणजे आराम किंवा थांबणे या रुकना। हाँ, और चिन्ह मतलब सिम्बॉल्स या मार्क्स। ओके, कोई भी एक सिम्बॉल साइन। ओके, तर आपण बोलताना एकाच वेगामध्ये पटापट बोलून जात नाही, तर आपण मध्ये मध्ये थांबतो। तर थांबल्यानंतर ते थांबणं ज्या चिन्हांनी दाखवलं जातं त्यांना विराम चिन्हे असे म्हणतात। आता आपण बघूया, हा तुमच्या समोर एक उतारा आहे। उतारा मतलब पॅरेग्राफ, ओके, पॅसेज। तर मी हा उतारा वाचणार आहे आणि तुम्हाला हा उतारा किती समजला ते तुम्ही मला सांगायचं, किंवा तुम्ही बघा तुम्हाला किती उतारा हा समजलेला आहे। आवडले का तुला हे पुस्तक? हो, जेवल्यानंतर मी सर्व गोष्टी वाचून टाकणार आहे, जयंत म्हणाला। वडील म्हणाले, रामायण कोणी लिहिले का तुला ठाऊक? रामायणाचा लेखक हा अडाणी कोळी होता। पुढे तो मोठा ऋषी झाला, कोळी होता। जयंताने मध्येच विचारले। हो, वडील पुढे सांगू लागले, फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट। मुलांनो, समजलं का तुम्हाला काहीतरी? नाही ना? का समजलं नाही? कारण या उतार्यामध्ये कुठेही पूर्णविराम नाही, स्वल्पविराम नाही, उद्गार चिन्ह नाही, प्रश्नचिन्ह नाही, हा, एकेरी अवतरण चिन्ह नाही, दुहेरी अवतरण चिन्ह नाही, संयोग चिन्ह नाही, कोणतंच विराम चिन्ह नाही आहे। म्हणून मी काय बोलली हे तुम्हाला कळलं नाही, तुम्हाला समजलं नाही। हां, आता हाच उतारा बघा, मी पुढे वाचून दाखवते तुम्हाला। आता कदाचित तुम्हाला हे व्यवस्थित समजेल। बघा, आवडले का तुला हे पुस्तक? बघा, प्रश्न विचारलेला आहे म्हणून प्रश्नचिन्ह आलेलं आहे। हो, जेवल्यानंतर मी सर्व गोष्टी वाचून टाकणार आहे, जयंत म्हणाला। पूर्णविराम दिलेला आहे नंतर। हां, पुढे वडील म्हणाले, रामायण कोणी लिहिले आहे का तुला ठाऊक? बघा, प्रश्न विचारलेला आहे म्हणून प्रश्नचिन्ह दिलेला है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया है। रामायणाचा लेखक हा एक अडाणी कोळी होता। हे एक वाक्य आहे, सेंटेंस है, विधान है, स्टेटमेंट है, इसलिए फुल स्टॉप। पुढे तो मोठा ऋषी झाला, ये दूसरा सेंटेंस है, इसलिए फुल स्टॉप। कोळी होता, जयंताने मध्येच विचारले, मतलब उसके मन में क्वेश्चन आया, इसलिए उसने पूछा। हो, वडील सांगू लागले, फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट। मुलांनो, आता मला आशा आहे तुम्हाला हा उतारा चांगल्या प्रकारे समजला असेल, बरोबर की नाही? कारण ह्या उतार्यामध्ये पूर्णविराम आहे, प्रश्नचिन्ह आहे, उद्गार चिन्ह आहे, अवतरण चिन्ह आहेत, बरोबर? तर विराम चिन्हे म्हणजे काय? तर विराम चिन्हे ज्यांना आपण इंग्रजीमध्ये पंक्च्युएशन मार्क्स म्हणतो, ज्यावेळी आपला विचार लिहून दाखविला जातो। हां, आता लिहून किंवा बोलून किंवा वाचून, कशाही प्रकारे जो आपला विचार असतो, जो आपण व्यक्त करतो, त्यावेळी वेळोवेळी घ्यावा लागणारा विराम, विराम मतलब यहाँ पे आराम या रुकना, निरनिराळ्या चिन्हांनी दाखवावा लागतो, त्यांनाच विराम चिन्हे असे म्हणतात। बघितलं मुलांना, की जेव्हा आपण लिहितो किंवा बोलतो, बोलणे सुद्धा, बोलताना सुद्धा विराम चिन्हांचा वापर केला जातो, परंतु बोलताना विराम चिन्हे दिसत नाहीत, पण लिहिताना ती दिसतात, म्हणून इथे व्याख्यामध्ये फक्त लिहून दिलेला आहे शब्द। पण बोलताना, लिहिताना, वाचताना आपण कुठे थांबावं, कुठे विराम घ्यावा, हे ज्या चिन्हांनी आपल्याला दाखवलं जातं
त्या चिन्हांना विराम चिन्हे असे म्हणतात मुलांनो. हाँ, तो इसका मैं वापस हिंदी में ट्रांसलेशन कर रही हूँ कि बोलते समय या लिखते समय या पढ़ते समय हमें सेंटेंस के बीच में कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम करना है, हाँ, रेस्ट करनी है. ये जिन चिन्हों से हमें बताया जाता है या समझाया जाता है, उन चिन्हों को विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं. हाँ, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ये चिन्ह हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते. तो आज हम खाली 4 विराम चिन्ह देखेंगे. तो पहला है पूर्ण विराम. हाँ, पूर्ण विराम शब्द के बाजू में जो चिन्ह दिया है वो पूर्ण विराम का साइन है. आपको मालूम है कि इंग्लिश और मराठी का पूर्ण विराम सेम रहता है, लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम की एक क्या रहती है, दंडी रहती है, मालूम है ना, एक स्ट्रेट लाइन रहती है, जिसे पूर्ण विराम को हम अंग्रेजी में कहते हैं फुल स्टॉप. ओके, बघा ये पूर्ण विराम हम कब देते हैं सेंटेंस में, तो उसके लिए उन्होंने वहां पे दिया है. विधान मतलब स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेन्स की वाक्य मतलब सेंटेन्स, विधान मतलब स्टेटमेंट. पूर्ण झाले हे दाखवण्यासाठी, देखो मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए. कुछ भी सेंटेंस आप बोल नहीं सकते, ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए सेंटेंस. हाँ, तो कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम या फुल स्टॉप कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है, रमेश अभ्यास करतो, पूर्ण विराम. सीमा गावाला गेली, पूर्ण विराम. अजय शाळेत जातो, पूर्ण विराम आहे. हां मुलांनो, बघितलं तुम्ही. आता पूर्ण विराम आपण एक व्याख्या बघितलेली आहे. आता पुढे जाऊया. आणखीन कधी आपण पूर्ण विराम देतो. पूर्ण विराम बघा, शब्दाचा संक्षेप दाखवण्यासाठी आद्य अक्षरापुढे, देखो अगर कोई भी किसी भी वर्ड का फुल फॉर्म देने के बजाय हम लोग जब शॉर्ट फॉर्म देते हैं तो उस शॉर्ट फॉर्म के लिए जो स्टार्टिंग लेटर्स रहते हैं वो लेटर्स लिख के हम लोग फुल स्टॉप देते हैं. आद्य अक्षर मतलब स्टार्टिंग लेटर. हाँ, आद्य म्हणजे सुरुवातीचं अक्षर. ओके, तर उदाहरण यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है. देखो ऐसा आप लोग इंग्लिश में भी यूज़ करते कि नंबर 1 दिया है ताक मतलब ताज़ा कलम, ये हम लोग लेटर राइटिंग में यूज़ करते हैं नॉर्मली. फिर है डॉ, हम लोग लिखते डॉक्टर, लिखते समय हम लोग पूरा डॉक्टर वर्ड नहीं लिखते, खाली डॉ लिखते और फुल स्टॉप देते, मतलब क्या है, डॉक्टर. हाँ, ये समझने की बात है. फिर है अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है, कोई फेमस कैरेक्टर है, तो हम लोग उनका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म देते हैं, खाली इनिशियल लिखते हैं. यहाँ पे दिया है गो मतलब यशवंत गोपाल. ई नंबर 4 है ई मतलब इत्यादि, एक्सेट्रा, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं तो मराठी में इत्यादि मतलब एक्सेट्रा. तो खाली ई लिख के फुल स्टॉप देंगे तो समझने का कि इसका मीनिंग है इत्यादि. उदा मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं. उदाहरण मतलब क्या, उदा मतलब क्या, उदाहरण, एग्जाम्पल. तो उदाहरण शब्द पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली उदा लिखने का और फुल स्टॉप देने का. तो पूर्ण विराम 2 जगह पे हम लोग दे सकते. एक, अगर आपका स्टेटमेंट या आपका सेंटेंस खत्म हो गया तब, और शब्दांचा संक्षेप दाखवण्यासाठी. संक्षेप मतलब खाली इनिशियल लेटर्स हम लोग देते हैं उसका फुल फॉर्म दिखाने के लिए. ओके, नेक्स्ट हमारा विराम चिन्ह है प्रश्न चिन्ह. प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क. आपको मालूम है प्रश्नार्थक वाक्याच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह वापरतात. मतलब आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते, आपके स्टेटमेंट में कोई भी सवाल है, आपके स्टेटमेंटमध्ये काही प्रश्न असेल, तेव्हा प्रश्नार्थी जो सेंटेंस है उसके लास्ट में आप लोग प्रश्न चिन्ह लगाएंगे. ये आपको आता है, आपका हुआ है, 8th स्टैंडर्ड में भी हुआ है. मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ. ओके, उदाहरण यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं. तू केव्हा आलास मतलब आप कब आए, क्वेश्चन पूछा है.
तुझे नाव काय, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस या एग्जाम्पल मैंने दिए, लेकिन आपको क्वेश्चंस मालूम आहे. तुझे नाव काय, तू कुठे राहतोस, तुझ्या घरी कोण कोण आहे, आई बरी आहे ना, असं पण प्रश्न विचारतो आपण. मतलब ये एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है प्रश्न चिन्ह की. तो प्रश्न चिन्ह सेंटेंस के लास्ट में आता है, फुल स्टॉप भी सेंटेंस के लास्ट में आता है. ओके तो क्वेश्चन मार्क आपको समझ में आया. तो अभी तक हम लोगों ने कितने विराम चिन्ह देखे, पहला देखा पूर्ण विराम, सेकंड देखा हम लोगों ने प्रश्न चिन्ह, अभी थर्ड वन है स्वल्प विराम. स्वल्प विराम मतलब विराम चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमा. ओके कॉमा आपको मालूम है, और वहाँ पे मैंने कॉमा का सिंबल भी आपको दिखाया स्क्रीन पे. आता ये चिन्ह कब लगाते, कधी वापरतो आपण हे चिन्ह, तर बघा काय दिले. नंबर एक कब यूज कर सकते, एकाच जातीचे अनेक शब्द लागोपाठ आल्यास स्वल्प विराम चिन्ह वापरतात. मतलब एक ही जाति के, एक ही ग्रुप या एक ही फैमिली या एक ही जात वाले जो शब्द आते हैं, तब एक दूसरे के बाद हम लोग स्वल्प विराम देते हैं. आता इथे उदाहरण दिलेलं आहे बघा काय आहे. हुशार स्वल्प विराम, अभ्यासू स्वल्प विराम, खेळकर व आनंदी मुले. खेळकर के बाद स्वल्प विराम नहीं आएगा, क्योंकि वह ये जॉइंट कर रहा है खेळकर और आनंदी को. हाँ वह ये ऑलरेडी है वहाँ पे, इसलिए स्वल्प विराम नहीं आएगा. तर हुशार, अभ्यासू, खेळकर व आनंदी मुले सर्वांना आवडतात. ये क्वालिटीज है, मतलब एक ही जाति के शब्द आए, इसलिए यहाँ पे स्वल्प विराम आएगा. सेकंड, बाजारातून मी पपई स्वल्प विराम, केळी स्वल्प विराम, फणस व अननस आणला. ओके आहे. तर यहाँ पे अभी फ्रूट्स आहे, फळांची नावं आलेली आहेत, एकाच जातीचे शब्द आहेत, म्हणून पपईनंतर स्वल्प विराम, केळीनंतर स्वल्प विराम आलेला आहे. तो आपको समझ में आया कि स्वल्प विराम कब देते हैं. नंबर वन क्या है कि एकाच जातीचे अनेक शब्द एका पाठोपाठ आल्यास, मतलब एक दूसरे के बाद वो तुरंत आते, तभी स्वल्प विराम या कॉमा पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है कभी स्वल्प विराम और कब यूज कर सकते, तो सेकंड है संबोधन दर्शविताना स्वल्प विराम चिन्ह वापरतात. संबोधन मतलब अगर आप किसी को बुला रहे हो या किसी का नाम ले रहे हो तो उसके बाद स्वल्प विराम देने का. जैसे उदाहरण एग्जाम्पल देखो, मधु इकड़े ये, मतलब आपने मधु को बुलाया है, मधु का नाम लिया है, तो मधु के बाद स्वल्प विराम आएगा. सुमन तिकड़े जा, सुमन भी नाम दिया है, संबोधित किया आपने किसी को, उनको बुलाया है या ऑर्डर दिए, तो इसलिए सुमन के बाद क्या आएगा स्वल्प विराम. तो स्वल्प विराम कब यूज करने का आपको मालूम है की एकाच जातीचे शब्द आल्यानंतर लागोपाठ आणि संबोधन दर्शविताना स्वल्प विराम चिन्ह वापरतात. पुढे आहे आजचा शेवटचा चिन्ह आहे उद्गार चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके तर उद्गार चिन्ह, उद्गार मतलब उत्कट भावना व्यक्त करताना ती दाखविणाऱ्या शब्दांच्या शेवटी उद्गार चिन्ह वापरतात. हाँ आता जो स्पॉन्टेनियस या अपने मन से अगर कोई फीलिंग आप एक्सप्रेस करते हो, आपके मन से वो ऑटोमेटिक आ जाती है, तो उस शब्द के बाद आप उद्गार चिन्ह लगाते हैं. उदाहरणार्थ अरे अरे, अरे रे के बाद उद्गार चिन्ह, तो नापास झाला के बाद फुल स्टॉप देंगे आप. शाबास, छान खेळलास. हाँ शाबास के बाद उद्गार चिन्ह. हाँ तर मुलांनो तुम्हाला चांगल्या प्रकारे हे चारही चिन्ह समजली असतील. या चारही चिन्हांच्या ज्या व्याख्या आहेत किंवा जी माहिती आहे और उनके जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए वो आपके नोटबुक में आपको लिखना है. और आपका और एक होमवर्क है कि हर एक जो आज मैंने चार चिन्ह आपको सिखाए या एक्सप्लेन किए, हर एक
चिन्ह के आपको 5-5 एग्जाम्पल या सेंटेंस आपके बुक में लिखने हैं। हाँ, 5-5 सेंटेंस प्लस मैंने जो इस वीडियो में सेंटेंस दिए वो भी आपको लिखने हैं। ओके, सो प्लीज़ विराम चिन्ह को याद कीजिए, उनको रिवीजन या रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। और कल हम लोग बाकी का आगे के विराम चिन्ह देखेंगे।